आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 11 मैथमेटिक्स से सेट्स यानी पहले पार्ट से दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। पहला लेक्चर हम बना चुके हैं, प्ले लिस्ट में है, वहां जाकर आप बाद में देख सकते हैं। अब ये दूसरा लेक्चर है हमारा, तो इसमें हम आपको 5 चीजें पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको उपसमुच्चय, फिर आपको उचित उपसमुच्चय। अंतराल 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के बताएंगे आपके लिए, विवृत अंतराल और संवृत अंतराल। इसके बाद 5वीं चीज पढ़ाएंगे हम सार्वत्रिक तथा समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय का मतलब यूनिवर्सल सेट्स। इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार चीजें देख सकते हैं। यदि आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं इस समय हमारे लिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 11 की वीडियो मिलेंगे। साथ में जब आप इंटर में आएंगे 12 में आएंगे तो 12 के भी वीडियो बहुत सारे हैं, वो भी मिलेंगे और नए आते रहेंगे, वो भी मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। सबसे पहले उपसमुच्चय यानी बोलेंगे हम सबसेट, ठीक है अंग्रेजी में। तो बताते हैं, देखिए हम परिभाषा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं। सबसे पहले उपसमुच्चय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सबसेट। यदि दो समुच्चय हमारे पास, एक ए है तथा बी, इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यानी ए के जो सारे अवयव हो काय में हो, बी में हो, अर्थात ए के सभी अवयव बी में हैं, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। यानी ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे जब ए के सारे अवयव बी में हो। एग्जाम्पल बताते हैं, फिर इसको और समझाते हैं। देखिए ए में मान लीजिए 3 अवयव हैं, 1 2 और 3। अब बी में ले लिया हमने, बी में 1 2 3 और ये 4, हमने 5 ले लिया। अब देखिए ध्यान से, ए में 1, बी में भी 1 है, ए में 2, बी में भी 2 है, ए में 3, बी में भी 3 है, यानी ए के सारे अवयव बी में हैं। तो क्या कहेंगे, ए को बी का उप समुच्चय है, यानी ए बी का उप समुच्चय है, ये कहेंगे। देखिए ए के सारे अवयव बी में हैं। तो जो पढ़ते हैं आगे, देखिए उप समुच्चय कहते हैं इस तथ्य को ए उप समुच्चय है बी का लिखकर प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे ए उप समुच्चय है बी का, हिंदी में अगर बोलेंगे तो लिखेंगे ए उप समुच्चय है बी का, और अंग्रेजी में लिखेंगे तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी, या ए बी का उप समुच्चय है। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ पाएंगे इसके लिए। तो ए उप समुच्चय है बी का, या ए इज द सबसेट ऑफ बी, इस तरह से इसको लिखेंगे। प्रतीकात्मक भाषा में होगा, यदि x बिलोंग टू ए, यानी x के सारे अवयव a में हैं, एंड x बिलोंग टू b, x के अवयव b में हैं, तो इसका मतलब क्या है, a के अवयव भी b में होंगे। तो a ये आएगा, a हमारा सबसेट टू b, ये हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा पूरा है हमारा उपसमुच्चय, जब a के सारे अवयव काय में आ जाए, b में आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में देखिए यहाँ आगे, यदि समुच्चय ए में से कम एक अवयव ऐसा है जो समुच्चय बी में नहीं हो। अब ऐसा हो जाए कि ए में ऐसे अवयव हो कम से कम एक कोई जो बी में ना हो। हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए अब यहां पर हमने ले लिया ए बी सी डी, 4 अवयव ले लिए। इसी प्रकार हमने बी में लिया कि यहां पर हमने बी से शुरू कर, बी सी डी ई एफ मान लिए, ले लिए। अब देखो ए में जो एक अवयव है ए, वो कहीं भी बी में नहीं दिख रहा है, यानी ए का एक अवयव हो जो बी में ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ए में एक अवयव ऐसा आ गया है जो बी में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आगे, इस तथ्य को ए सबसेट नहीं है बी का लिखकर प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, या ए इज नॉट सबसेट टू बी पढ़ा जाता है। यानी या तो लिखेंगे हम ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, या ए इज नॉट सबसेट टू बी लिखा जाएगा तब जब ए का कोई एक अवयव ऐसा हो जो बी में उपस्थित ना हो, तब जो है ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे 2 कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया, ये चीजें और याद रखिएगा, ये कभी कभी प्रश्न में आ जाती हैं। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को हम नोट करते हैं फाई से। फाई होता है हमारा रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, खाली मजली ब्रैकेट, या कहीं फाई लिखा हो या मजली ब्रैकेट खाली बनी हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, यानी फाई अगर बना दिया जाए तो फाई अपना स्वयं का किसी भी तत्व का होगा, उस मतलब कोई भी अवयव हो उसका जो है वो एक उप समुच्चय होगा। फाई प्रत्येक अवयव का उप समुच्चय होता है, ये याद रखिएगा। अर्थात फाई जो है वो ए का उप समुच्चय है
जहां ए कोई भी अवयव हो सकता है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कुछ भी हो, और फाई जो है वो सब का, चाहे बी ले लो, फाई चाहे हम यहाँ पर पी ले लें, इन सब का एक उपसमुच्चय होगा। याद रखना, फाई किसी भी अवयव का उपसमुच्चय होता है। अब आगे देखिए दूसरा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यानी मान लीजिए ए है तो ए का उपसमुच्चय होगा, अगर यहाँ बी मान लिया तो बी अपने आप का उपसमुच्चय होगा, पी मान लिया अपने आप का उपसमुच्चय होगा, जहां ए कोई भी समुच्चय हो सकता है। तो याद रखना, फाई जो है वो किसी भी अवयव का उपसमुच्चय होता है, और साथ में स्वयं का, स्वयं यानी ए का उपसमुच्चय होता है, बी का उपसमुच्चय होता है, सी का उपसमुच्चय होता है, एक्स का उपसमुच्चय होता है, बाई का उपसमुच्चय होता है। यानी प्रत्येक अवयव अपने आप का स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये हमें अच्छे से याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे, देखिए यहाँ अब आ गया हमारे पास में उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, यदि ए तथा बी दोनों इस प्रकार के समुच्चय हैं, यानी ए और बी दोनों इस प्रकार के समुच्चय हैं कि ए के सभी अवयव बी में हैं, यानी ए के सारे अवयव बी के अंदर हैं, परंतु बी के सभी अवयव ए में नहीं है, यानी बी का कोई एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में बी में नहीं, मतलब ए में ना हो। ए के तो सारे अवयव बी में हैं, पर बी के ऐसा कोई एक अवयव हो जो ए में ना हो। जैसे हम एग्जांपल ले देते हैं, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ लिखा 2 4 6 8, अब हमने बी लिख दिया। बी में ये तो आएंगे आएंगे 2 4 6 8, और एक हमने अपनी तरफ से लिख दिया 9, यानी ए के सारे अवयव तो बी में है, लेकिन बी के सारे अवयव ए में नहीं है। यानी ए के सारे अवयव बी में है, लेकिन बी के सारे अवयव ए में नहीं है। यानी ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी के, वो सबसेट प्रॉपर इस तरह का निशान लगेगा यहाँ पर, परंतु ध्यान दीजिएगा ए बराबर नहीं है बी के, ए बराबर नहीं है बी के, यानी ए बराबर बी के नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अर्थात ए सबसेट तो हो बी के, ए सबसेट है बी का, परंतु ए बराबर नहीं है बी के, तब ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ध्यान रखना, तब उचित उपसमुच्चय कहते हैं जब ए के सारे अवयव बी में हो, परंतु बी में एक अवयव या दो अवयव ज्यादा हो ए से, जो ए में नहीं है। ठीक है, ए के सारे अवयव बी में है, यहाँ बता दिया हमने, लेकिन बी का कम से कम एक अवयव यहाँ जैसे 9 है वो इसमें नहीं हो। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं हम आपके लिए। पी मान लिया हमने लिखा यहाँ पर, पी को हमने बी लिख लो, बी सी डी, और क्यू को हमने लिख दिया यहाँ पर बी सी डी ई एफ जी। अब इसमें देखिए बी सी डी इसमें भी है, यानी पी के सारे अवयव बी में हैं, वो क्यू में है, परंतु क्यू जो है वो पी के बराबर नहीं है, अर्थात क्यू में एक या दो या तीन अवयव, यहाँ तीन अवयव जो है इसमें ज्यादा हैं जो बी में नहीं है। इसलिए पी जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, किसके, क्यू के चलाएगा। इसमें प्रॉपर सबसेट के लिए यहाँ पर निशान इस तरह से लगता है। तो याद रखना कि अब यहाँ देखिए, परंतु ए बराबर नहीं है बी के, तब ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। प्रतीकात्मक भाषा में ध्यान दीजिएगा कि, अरे चला गया, सॉरी, हाँ, प्रतीकात्मक भाषा में लिखा जाता है कि यदि x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, तो a के सारे अवयव b में हैं, परंतु b के अवयव a में नहीं है, यानी b a का सबसेट नहीं है। तो याद रखना कि हमारा a जो है वो उचित उपसमुच्चय है b का। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा कि a जो है उचित उपसमुच्चय है किसका, b का, और यहाँ p उचित उपसमुच्चय है किसका, q का। ये याद रखना है कि a b का उचित उपसमुच्चय है या p q का उचित उपसमुच्चय है। इसको बोलते हैं हम p इज प्रॉपर सबसेट टू b। a इज, यहाँ p आ जाएगा, p इज प्रॉपर सबसेट टू q, a इज प्रॉपर सबसेट टू b। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अब आगे देखिए, इसी के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसके, वही बताते हैं हम आपके लिए। यहाँ देखिए कि उचित समुच्चय के दो चिन्ह नियम है, ये याद रखिएगा। जैसे उसमें क्या था, उचित मतलब उपसमुच्चय में क्या था, केवल कि फाई किसी भी अवयव का उपसमुच्चय होता है और स्वयं का उपसमुच्चय स्वयं होता है, यानी ए का उपसमुच्चय होता है। लेकिन यहाँ पर उचित उपसमुच्चय की बात आएगी तो यहाँ पर दो कंडीशन है बहुत अच्छी, कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। यानी ए, अगर हम कहें कि ये प्रॉपर सबसेट है ए के, तो ये नहीं होगा कोई, क्योंकि ए के सारे अवयव ए में होंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके कोई एक अवयव ऐसा हो जो इसमें ना होना चाहिए। तो याद रखना कि स्वयं का स्वयं कभी भी उचित उपसमुच्चय नहीं होता है, वो केवल उपसमुच्चय होता है, उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। दूसरा,
रिक्त समुच्चय यानी फाई भी किसी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। तो यहाँ रखना फाई जो है किसी का भी उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। फाई मान लीजिए यहाँ पर ये है, ए का जो है उचित उपसमुच्चय नहीं होगा, ये काट दिया जाएगा। इतनी चीजें याद रखना कि स्वयं का स्वयं जो है वो उपसमुच्चय हो सकता है लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता है, यानी सबसेट होगा परंतु प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। और फाई जो है प्रत्येक अवयव का सबसेट होगा यानी उपसमुच्चय होगा परंतु उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ये दो चीजें हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या होता है ये बताते हैं हम आपके लिए। देखिए यहाँ पर यदि समुच्चयों ए तथा बी में ए बी का उचित उपसमुच्चय यानी ए के सारे अवयव बी में है, ध्यान दीजिएगा, ए के सारे अवयव बी में यानी ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है, अर्थात ए इज सबसेट टू बी। ए इज प्रॉपर 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 है ना, उचित है, तो प्रॉपर सबसेट टू बी यानी ए बी का उचित उपसमुच्चय है तथा ए बराबर नहीं है बी के, तथा ए बराबर नहीं है बी के, तब समुच्चय बी को ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है। यानी कि इस तत्व को लिख सकते हैं कि बी जो है वो क्या ए का सुपर सेट है। बी जो है वो ए का सुपर सेट है यानी ए के सारे अवयव बी में हैं परंतु बी में अधिक भी अवयव हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं इस तरह से कि बी जो है वो ए का बी जो है वो ए का सुपर सेट है। इसे बी आदि समुच्चय है किसका, ए का, या बी इज आ सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट ऑफ ए का निशान इस तरह आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि क्यू है तो क्यू जो है वो पी का सुपर सेट है। तो क्यू जो है वो पी का सुपर सेट कब होगा, जब पी जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसके, क्यू के प्रॉपर सबसेट होगा, और पी बराबर नहीं होगा क्यू के। अगर बराबर हो जाएंगे तो उचित वो उप समुच्चय कहलाएंगे हमारे लिए। तो इतनी चीजें आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही है बोर्ड में वो, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, ताकि आगे इसको सही कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे इसके लिए, ताकि और अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखना है। हम उप समुच्चय तो लिखेंगे और एक चीज हम आपको बताइए, उचित उप समुच्चयों की संख्या। उचित मतलब उप समुच्चय यानी सबसेट की संख्या भी हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले हमारे पास में है उप समुच्चय कितने होते हैं। हमने आपको बताया कि फाई जो है वो प्रत्येक अवयव का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पर एक है तो ध्यान दीजिएगा उप समुच्चय की संख्या होगी 2 की पावर 1, 2 आएंगे। यहाँ पर कितने हैं अवयव है, यहाँ पर 2, देखो यहाँ अवयव है 1, तो सूत्र होता है 2 की पावर n। ये होता है हमारे पास उप समुच्चयों की संख्या आ रही, बता रहे हैं उप समुच्चय की संख्या। अगर एक अवयव है तो 2 की पावर 1 यानी कि हो गया 2। यहाँ पर 2 अवयव हैं तो 2 तो रहेगा ही, 2 की पावर n का मतलब n का मान 2 है यहाँ पर, 2 2 लगाइए। यहाँ पर कितने आएंगे, 4 अवयव आएंगे। ये तो हमने बता दिया उप समुच्चयों की संख्या। एक अवयव है तो उप समुच्चय संख्या 2 आएगी, 2 अवयव है तो उप समुच्चय संख्या 2 की पावर 2 यानी कि 2 4 आएंगे। देखो लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम उप समुच्चयों की संख्या, या उप समुच्चय लिख दो, उप समुच्चय। सबसे पहले किसी भी का समुच्चय जो होता है फाई, तो हम इस तरह से लिखेंगे सब में। इसी प्रकार यहाँ देखिए उप समुच्चय, उप समुच्चय फाई तो हमें लिखना ही लिखना है कॉमा लगा के। एक हो गया, इसमें एक ही अवयव है खाली, ए लगा दीजिए, बस कितने हो गए, एक और एक, 2, इसमें उप समुच्चय हो गए। यहाँ फाई तो है ही है, ए है बी है, तो पहले लिखेंगे ए अलग, मछली ब्रैकेट में ए, एक तो ए हो गया, इसका समुच्चय क्या हो गया, बी। एक देखो फाई तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद में एक उप समुच्चय हो गया ए, और एक उप समुच्चय हो गया बी, और लास्ट में दोनों आ गए ए कामा बी। अब देखिए यहाँ पे गिनती कितनी, फाई 1 2 3 4, देखो 4 आ गया, उप समुच्चयों की संख्या 4। और अगर एक अवयव है तो उप समुच्चय आएंगे 2, एक फाई और एक ए, और अगर 2 अवयव हैं तो हमारे पास 4 आ गए, एक फाई आ गया, फिर एक ए अलग आया, फिर बी अलग आया, फिर दोनों मिला दिए। अब 3 वाला देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 अवयव हैं तो 2 की पावर n सूत्र होता है, तो n का मान हो गया 3, तो 2 की पावर 3 यानी कितने उप समुच्चय आएंगे, 8 उप समुच्चय आएंगे यहाँ पर। तो लिखते हैं, देखिए उप समुच्चय, उप समुच्चय। चलिए सबसे पहले क्या आएगा, फाई। फाई तो हमारा आना ही आना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एक अलग लिखिए, एक, फिर 2 को अलग लिखिए, फिर 3 को अलग लिखिए, अलग अलग कर दिया। अब क्या करना, एक के साथ 2 लिखिए,
एक के साथ दो लिख दिया, फिर दो के साथ तीन लिखिए, दो के साथ तीन लिखिए। अब देखिए ध्यान से, एक के साथ दो आ गया, ठीक, एक के साथ तीन नहीं आया तो एक के साथ तीन लिखिए, एक के साथ तीन, ठीक। अब देखिए कितनी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और आठवां क्या आएगा, तीनों साथ साथ आएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन। अब गिनिए, आठ होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ, ये हमारे 8 उप समुच्चय आ गए। फिर से बता रहे हैं, देखो पहले फाई तीन है तो तीनों अवयव को अलग अलग, एक अलग दो अलग तीन अलग, फिर पहले के साथ दूसरा वाला, फिर पहले के साथ तीसरा भी लिख सकते हैं, एक के साथ तीन, या दो के साथ तीन लिख दीजिए, बाद में एक के साथ तीन लिख दें, फिर तीनों एक साथ आ गए। तो 8 हमारे जो है वो क्या हो गए, यहाँ पर उप समुच्चय हो गए। अब यह है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, यह है रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय में समुच्चय, ठीक है, रिक्त समुच्चय में जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें अवयव होते हैं शून्य, अवयव क्या होते हैं यहाँ पर, शून्य, शून्य अवयव होते हैं, यानी n का मान क्या हो गया, 0। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 0, तो अवयव कितना आएगा, 1। तो फाई हम जानते ही हैं, उप समुच्चय फाई का क्या होगा, अपने आप का ही होगा उप समुच्चय। तो फाई का केवल फाई उप समुच्चय होगा। तो याद रखना, अगर केवल फाई है तो फाई अपने आप का उप समुच्चय होगा, तीन अवयव हैं तो 8 आएंगे, दो और एक वाला हमने आपको करा दिया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में मेरे कहने से आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं देखिए अगले, अब है अंतराल की बात कर रहे हैं। अंतराल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, विवृत और समृत अंतराल, लेकिन फिर भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं हम आपके लिए। देखिए तो यहाँ लिखा है, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो बिंदुओं ए और बी के बीच स्थित है, यानी ए एक है हमारा और एक बी है, इनके बीच स्थित होते हैं वो सारे बिंदुओं को, ठीक है, उनको समुच्चय कहते हैं। देखो एक अंतराल इंटरवल को प्रदर्शित करता है जिसका निम्नतम मान x का मान a और उच्चतम मान x का मान b है। अब देखिए चित्र बना के बताते हैं हम आपके लिए। ये एक संख्या रेखा है, ये मान लीजिए हमारे पास प्लस के इनफाइनाइट इधर है, और इधर हमारे पास में जो है वो माइनस के इनफाइनाइट है, ठीक। अब बीच में एक बिंदु हमारे पास आ गया x बराबर a यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x बराबर b। तो a जो है ये पहले आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा नाम मान है, हमारा ये है निम्नतम मान, और ये है हमारा उच्चतम मान। तो इनके बीच में जो है वो बहुत सारे समुच्चय हमारे पास प्राप्त होंगे इस a और b के बीच, यानी यहाँ पर a है वो b है, यहाँ पर a है, इन दोनों के बीच जो बिंदु हैं उसको समुच्चय कहते हैं। अब ये हो गया अंतराल, हमारे पास a और b क्या हो गया, अंतराल हो गया। अब इसमें दो प्रकार के अंतराल होते हैं, अभी हम कैसे लगा देते हैं, इस तरह लिखते हैं, कभी कभी आपने लिखा देखा होगा कि a का मान मान लीजिए ये यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, कोई x का मान है, या इस तरह से लिखा हुआ होगा a से बड़ा है x और b से छोटा है। तो इस तरह से x अगर लिखा हो तो x का मान जो है a से बड़ा और b से छोटा भी हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है। तो इन्हें समृत विमृत कैसे कहते हैं वो बताते हैं हम आपके लिए। देखिए सबसे पहले अंतराल में आता है हमारे पास में, अंतराल दो प्रकार के होते हैं, एक है विवृत अंतराल अर्थात ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल को किस तरह लिखते हैं, देखो ध्यान से इसे बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगाई जाएगी, यह है ए एक्स बी, तो इसको हम लिख सकते हैं अंतराल इसका क्या होगा, ए कॉमा बी, लेकिन दोनों पे छोटी ब्रैकेट लगी तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, या इधर इस तरह से कर दीजिए। इसका मतलब है ए और बी दोनों इसमें उपस्थित नहीं है, ना ए का मान आएगा ना बी का, ए से बड़ा और बी से छोटे मान सारे उपस्थित होंगे। अब आ रहा है यहाँ पे समृत अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। क्लोज का इंटरवल इस तरह लिखेंगे इसको, देखो ए बड़ा और बराबर है एक्स, बड़ा और बराबर है बी के, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, देखिए इसका अंतराल ए कॉमा बी, बड़ी ब्रैकेट दोनों तरफ लगेगी, या क्या होगा इसको इस तरह से घुमा दीजिए, जैसे इस तरह लगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, दोनों तरफ से बंद बड़ी ब्रैकेट हो जाए, और इस तरह लिखी हो यानी छोटी ब्रैकेट बंद हो या बड़ी ब्रैकेट का मुंह इधर उधर खुला हुआ हो, तो इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, यानी कि इसमें ए और बी उपस्थित नहीं होंगे, इसमें ए भी होगा और बी भी होगा। दोनों की परिभाषा बता दें ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखो यहाँ देखिए कि विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल में क्या होगा, x बराबर a तथा x बराबर b के बीच स्थिर उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनमें चरम बिंदु, चरम का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट जो है, a और b सम्मिलित नहीं है। देख लीजिए सम्मिलित नहीं है, यानी ना a हो और ना b हो, यानी a से बड़े मान हो सारे
और बी से सारे छोटे मान हो और ए और बी उपस्थित नहीं होते हैं, विपरीत अंतराल कहलाता है, यानी कि ओपन इंटरवल कहलाता है। इसे समुच्चय के रूप में निम्नवत लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए कि x बिलोंग कर रहा है आर, आर मतलब रियल नंबर, सच दैट ए से बड़ा है x और b से छोटा है x, यानी x का मान जो है वो a से बड़ा और b से छोटा है। इसे प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं छोटी ब्रैकेट में a कामा b, अर्थात बड़ी ब्रैकेट का मुंह इधर घुमा दीजिए, उधर घुमा दीजिए, a और b, यानी a और b दोनों उपस्थित नहीं है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपके लिए और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा डैश 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 हमने कर दिया आगे, ये इधर जो है हमारे पास प्लस का इनफाइनाइट है और इधर अगर हम जाएंगे यहाँ पर तो ये माइनस का इनफाइनाइट हो गया। इसमें हमने ये इस तरह से गोल लगाया, इस तरह से, और इसको बीच वाले को डार्क डार्क काला काला बड़े अक्षरों से लिख दिया इस तरह से। और ये मान लिया हमने इधर पॉइंट है हमारे पास 2 और इधर हमने मान लिया 5 है, और ये हमारा कौन सा है? विपरीत अंतराल यानी ओपन इंटरवल है। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 2 अंतराल जो होगा 2,5 होगा, तो 2 और 5 दोनों उपस्थित नहीं होंगे, ना 2 उपस्थित होगा और ना यहाँ पर 5 उपस्थित होगा, या हम इसको लिख सकते हैं इस अंतराल को 2 इस तरह से बड़ी ब्रैकेट इधर लगा देंगे और 5 इधर बड़ी ब्रैकेट लगा, इसका मतलब 2 और 5 दोनों उपस्थित नहीं है। इस तरह के अंतराल को हम ओपन इंटरवल या विपरीत अंतराल कहते हैं। देखो बढ़ते हैं आगे, यहाँ देखिए विपरीत अंतराली है। इस प्रकार के लिए हम लिखते हैं देखो x बिलोंग टू r, यानी x के अवयव r में है, यानी वास्तविक संख्या है, सच दैट, यानी इस प्रकार a से बड़ा x का मान है और b छोटा, देखो छोटी ब्रैकेट लग गई, a स्मॉल ब्रैकेट के साथ a कामा b है, या इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। संख्या रेखा पर खुले अंतराल को प्रदर्शित करने के लिए चरम बिंदु यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट x, यानी a जो बिंदु है वो x बराबर a पर है और b बिंदु जो है x बराबर स्मॉल b को रिक्त गोले द्वारा भरा जाता है। रिक्त गोले का मतलब मैंने भी आपको बताया था, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं हम, देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, प्लस के इनफाइनाइट और इधर आएंगे हमारे पास में माइनस के इनफाइनाइट। अब यहाँ देखिए ये जो है हमारे पास, इसे इस तरह से रिक्त गोले, इस तरह से रिक्त गोले लिखा, यहाँ हमारे पास में x बराबर a, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है हमारा x बराबर b। इसके बीच में जो है ध्यान दीजिएगा ये काले लाइन बड़ी लाइन से इस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से प्रदर्शित कर दिया। चलो इस तरह से देखिए यहाँ लिखा को रिक्त गोले, यानी रिक्त गोले का मतलब होता है इस तरह से गोले रिक्त गोला है, ठीक है, तथा ए और बी के बीच जो पूरे भाग को मोटी रेखा डार्क लाइन वाला ये लिखा हुआ डार्क लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि निम्नवत चित्र में प्रदर्शित किया, यानी जैसे मैंने इस चित्र में आपको बनाया है। तो याद रखना इस विपरीत अंतराल को हम इस तरह से गोला होता है खाली वाला, और साथ में ध्यान दीजिएगा कि बीच में जो है मोटी लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसको छोटी ब्रैकेट में या बड़ी ब्रैकेट जो है मुंह दोनों तरफ अलग अलग होंगे, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। अब बढ़ते हैं, देखो आगे क्या है। अब हमारे पास समव्रत अंतराल, समव्रत अंतराल का मतलब है क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल की ओर बढ़ते हैं। देखो हम x बराबर a तथा x बराबर b के बीच स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनके चरम बिंदु यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट जो है a यानी x बराबर a और x बराबर b भी सम्मिलित हैं, समव्रत अंतराल कहलाता है, यानी कि क्लोज इंटरवल कहलाता है जिसमें a भी उपस्थित हो और b भी उपस्थित हो। तो चित्र बनाते हैं, देखिए हम यहाँ पर इधर हम आगे आएंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे हम प्लस के इनफाइनाइट और इधर हमारे पास में यहाँ पर माइनस के इनफाइनाइट। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है x बराबर a पॉइंट और यहाँ है हमारे पास x बराबर b। अब इसमें क्या होगा, ये डार्क बिंदु होगा, यानी पूरा पूरा होगा बिल्कुल डार्क बिंदु, इधर भी डार्क बिंदु, पूरा बंद बिंदु कह सकते हैं इसे, और यहाँ पर मोटी लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इस अंतराल को क्या होगा, बड़ी ब्रैकेट के द्वारा a कामा b इस तरह से बड़ी ब्रैकेट द्वारा बंद किया जाएगा। इसमें a और b दोनों उपस्थित होंगे, ठीक है, दोनों सम्मिलित है लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, किया जा सकता है। यहाँ पर x बिलोंग टू r सच दैट a का मान जो है, x का मान जो है a से बड़ा और बराबर और b से छोटा और बराबर प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसको आगे बताते हैं, देखिए इस तरह से इस अंतराल को ये लिखा हुआ है बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाता है। संख्या रेखा पर समव्रत अंतराल को प्रदर्शित करने के लिए चरम बिंदु यानी a जो है x बराबर a तथा b x बराबर b को काले गोले द्वारा मोटे तरह से किया जाता है। जैसे फिर से बना देते हैं हम आपके लिए एक बार और, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये है हमारा प्लस का इनफाइनाइट
और इधर हमारे पास है ये माइनस का इनफाइनाइट, और यहाँ पर है ए बिंदु जो है हमारा x बराबर ए, और इसे मोटे काले अक्षर और काले गोले से प्रदर्शित किया जाता है। इधर भी मोटे काले गोले अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, और ये हमारा बी पॉइंट है x बराबर बी, और इसके बीच में जो है वो मोटी लाइन काली लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ए और बी के बीच के पूरे भाग को जो है मोटी रेखाएं डार्क लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि निम्नवत चित्र में दर्शाया गया, जैसा कि मैंने इसमें चित्र बनाया है। क्लियर हो गया? आगे दोनों पॉइंट हो गए होंगे। थोड़ा सा और है, ये भी समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर अब आते हैं अर्ध विवृत और अर्ध समृत, यानी कि आधा भाग जो है वो विवृत हो और आधा भाग क्या हो, समृत हो। तो इसके बारे में बताते, चित्र बताते दोनों कॉन्सेप्ट के साथ में। देखिए ठीक है, वो सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल देखो, यदि x बराबर a और तथा x बराबर b के बीच स्थिर उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनमें दोनों चरम पॉइंट यानी एक्सट्रीम पॉइंट x बराबर a और x बराबर b कोई एक सम्मिलित हो, उसे अर्धविवृत अर्थात एक अर्ध जो है समृत अंतराल कहलाता है, यानी एक हो और एक ना हो। देखो चित्र बताते हैं हम आपके लिए, पूरा क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए जो है यहाँ पर इस तरह से विवृत बना लेते हैं, पहला विवृत लिया अर्ध विवृत तो ये लिखते हैं x, और यहाँ पर हमने बराबर लिख दिया b, तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका अंतराल क्या आएगा, x का मान a से बड़ा है, ठीक है, a नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन b आ रहा है, b से छोटा और बराबर भी है, तो यहाँ पर b पर बड़ी ब्रेक लगेगी इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया समृत विवृत, यहाँ पर समृत मतलब अर्ध सब अर्ध विवृत, और ये हो गया अर्ध समृत। इसी प्रकार लिख सकते हैं। देखो आगे आप देखिए यहाँ पर x का मान a से बड़ा और बराबर है, तो a पर लगेगी बड़ी ब्रैकेट यानी a सम्मिलित है, और यहाँ b सम्मिलित नहीं है। यहाँ देखो यहाँ a सम्मिलित नहीं है, b है, यहाँ पर a सम्मिलित है लेकिन b सम्मिलित नहीं है। तो इस तरह से हम इसे बोलते हैं अर्ध समृत और अर्ध विवृत। तो आधा भाग समृत है और आधा भाग विवृत है। इसके बारे में आगे देखिए और समझाते हैं। यहाँ देखिए, यदि चरम बिंदु x बराबर a सम्मिलित है, समुच्चय में सम्मिलित है, यानी ए सम्मिलित हो गया, तो यानी ए सम्मिलित का मतलब क्या हुआ, इस तरह से ए सम्मिलित हो गया, परंतु x बराबर बी सम्मिलित नहीं है, बी सम्मिलित नहीं है, बी से मतलब छोटा, x मत का मान a से बड़ा और बराबर है, यहाँ पर b सम्मिलित नहीं है, देखो b से छोटा मान है, सम्मिलित नहीं है, तो इसको इस तरह से हम नोट करते हैं, ठीक है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इस अंतराल को हम इस तरह, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या करके a पर बड़ी ब्रैकेट इस तरह से और b को ब्रैकेट घुमा दीजिए इस तरह से कि बी सम्मिलित नहीं है परंतु ए सम्मिलित द्वारा प्रदर्शित करते, चाहे इस तरह से लिख दो चाहे इस तरह से लिख दो, दोनों तरह बिल्कुल सही है। आप बढ़ते हैं, देखो आगे यहाँ लिखा हुआ यदि x बराबर b समुच्चय सम्मिलित है परंतु x बराबर a नहीं है, यानी a सम्मिलित नहीं है देख लो लेकिन b सम्मिलित है, तो यहाँ पर इस तरह से देखो, अगर a सम्मिलित है परंतु b सम्मिलित नहीं है, सॉरी यहाँ पर a सम्मिलित नहीं है, चलो कोई बात नहीं वो बना देते हैं। देखो a सम्मिलित नहीं है यहाँ पर, और यहाँ इन्होंने जो कहा है वो है कि a सम्मिलित नहीं है परंतु b सम्मिलित है, तो इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। अतः अर्थात कह सकते हैं x बिलोंग टू r सच दैट a, यानी x का मान a से बड़ा और बराबर है और b से छोटा है, तो ये बनाया मैंने आपके लिए। a सम्मिलित, यहाँ पर a सम्मिलित है, यहाँ पर b सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सम्मिलित इधर लगेगा, यहाँ पर निशान देखो सम्मिलित है ना, b सम्मिलित है, इस तरह से बड़ा और मतलब छोटा और बराबर लगा गया निशान, यहाँ लगेगा इस तरह से। यहाँ पर a सम्मिलित नहीं है परंतु b सम्मिलित है हमारा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आ रही अंतराल की लंबाई की बात, ये पूरा बताते हैं हम आपके लिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और कोई चीज कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी भी लिख सकते हैं, और कौन सा वीडियो आपको चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि मैं नया वीडियो आपके लिए उस तरह से बना दूं। तो बढ़ते हैं इस सवाल की। यहाँ हम अंतराल की लंबाई तथा लेंथ ऑफ एन इंटरवल के बारे में बताते हैं। देखो आपके लिए कि संख्याएं दे रखी हो b माइनस a को प्रत्येक अंतराल यानी a कॉमा b किसी तरह का दिया हो, इसकी लंबाई कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, ये प्लस के इनफाइनाइट, और ये हमारे पास में इधर माइनस के इनफाइनाइट है, और जो हमारे पास अंतराल है x बराबर a है और इसके बीच में है x बराबर b, ये है हमारे पास निम्नतम मान और ये हमारे पास उच्चतम मान। तो अंतराल की लंबाई की बात होगी तो अंतराल की लंबाई जो होगी वो बड़े वाले मान यानी b वाले मान में से छोटे वाले मान को अगर हम घटा दें
यानी बी में से बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान बता दें तो वो अंतराल की लंबाई कहलाती है। वो चाहे हमारा किसी प्रकार का भी अंतराल होता है, वह अंतराल की लंबाई सदैव हमारे पास b माइनस ए ही होगी। अब आखिरी टॉपिक पे पढ़ते हैं हम आप। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो बढ़ते हैं, देखिए इस पे हमारे लिए यहाँ पर है सार्वत्रिक अथवा समष्टीय समुच्चय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी जिसमें सारे सेट्स उपस्थित हों उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। परिभाषा पढ़ते हैं, इसके बाद में इसके एग्जाम्पल बताते हैं हम आपके लिए। एक ऐसा समुच्चय जो विचारणीय समुच्चयों के सभी समुच्चयों का अधिसूचक हो, अधिसूचक का मतलब सारे अवयव उसमें उपस्थित हों, समष्टीय समुच्चय कहलाता है तथा इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसके लिए, इसीलिए इसे U से प्रदर्शित करते हैं। देखो मान लिया एग्जांपल है हमारे पास A कोई अवयव है यहाँ पर 1 2 5, इसी प्रकार से B कोई अवयव है हमारे पास में 2 3 4, इसी प्रकार मान लीजिए C कोई अवयव है हमारे पास में 1 3 5 7, ये अवयव आ गए हमारे पास में। अब हमें चाहिए इसका यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए इसका सार्वत्रिक समुच्चय, इसे नोट करेंगे हम किससे, U से। बराबर देखिए, तो इसमें सारे अवयव आने चाहिए 1 2 3 4 5 6 और 7, हमने ये लिख दिया यहाँ पर। देखो 1 है 2 है 5 है, 2 है 3 है 4 है, 1 है 3 है 5 है 7 है, 6 हमारा एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होने चाहिए। वैसे तो 6 ना लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और 6 लिख दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी इसमें A B C के सारे अवयव उपस्थित हैं। एक और कराते हैं हम आपके लिए, देखिए इसका एग्जाम्पल, ताकि और अच्छा लगे आपके लिए। एक मान लिया P है हमारे पास में, P है हमारे पास A B, इसी प्रकार Q है हमारे पास में C D, फिर हमारे पास में एक हाँ P Q R, R ले लिया हमने A E F। अब हमें लिखना है सार्वत्रिक समुच्चय, समुच्चय जिसे हम लिखते हैं किससे, U से नोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट। देखो A भी लिख लीजिए, B भी लिखिए, C भी लिखिए, D भी लिखिए, A तो आ चुका है, E और F। इसमें देखिए सारे अवयव उपस्थित हैं, इसके A P Q R के सभी अवयव यहाँ पर उपस्थित हैं। इसका मतलब ये जो है हमारा, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय, जिसमें सारे अवयव उपस्थित होते हैं, उसी को हम सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।